हेलो दोस्तों, मैं श्याम धरविंद। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और होना भी चाहिए। कहा जाता है कि हमेशा वर्तमान में जीने का प्रयास कीजिए आप सब। अब देखिए, हम पार्ट 1 में विविध प्रश्नावली कक्षा 10 मैथ वास्तविक संख्याएं पहला चैप्टर का, जो कि विविध प्रश्नावली का आज हम दूसरा पार्ट है। पार्ट 1 में 1 से 7 तक आपको हम प्रश्न बता चुके हैं, 1 से 7 तक। आज पार्ट 2 में 8 से 15 तक प्रश्न बताएंगे हम। 8 से 15 तक देखिए, समय के अनुसार हो जाना चाहिए। 8 से 15 सवाल। 8वां नंबर है, आपका प्रश्न है P और Q के मानों को ज्ञात कीजिए। P और Q के मानों को ज्ञात कीजिए। प्रश्न आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, जिससे कि 2520 का अभाज्य गुणनखंड 2 घाते 3 गुणे 3 घाते P गुणे Q गुणे 7 हो। कहने का मतलब एक अभाज्य गुणनखंड दिया गया है और एक संख्या दिया गया है, इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है और इसके अनुसार से P और Q का मान आपको बता देना है। देखिए, प्रश्न आपने जाना, कहा गया है कि P और Q का मान ज्ञात कीजिए। पहले हम दिया गया है संख्या आपको 2520 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2520 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2520, देखिए 2520 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इनसे देखिए कैसे कट जा रहा है भाई, कितने से यह कट रहा है वह देखेंगे आप। 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो देखिए 2 एक्का 2, 2 दूना 4, 4 आया, 2 छंग 12 और 0 1260। अब देखिए, यह भी 2 से विभाजित होगा, यह भी 2 से कटेगा। 2 से कटेगा तो 2 लिखा हमने, 2 से भाग देंगे इसमें, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 0। फिर भी यह 2 से कटेगा भाई। कितने से कटेगा? 2 से कटेगा। हम 2 से काटेंगे, 2 भाग देंगे तिहाई, 2 तिहाई 6, 2 एक्का 2, 2 पंचे 10, 315 आया। यह 3 से कटेगा, 3 से हमने काटा भाई, 3 से काटा, 3 लिखा यहाँ पर, 3 से भाग देंगे इसमें। अब देखिए 3 से भाग देंगे तो 3 में और 3 पचे 15, कहने का मतलब 105 आएगा। 105 भी 3 से कटेगा, 3 से हमने काटा इसे। जब 3 से काटेंगे, 3 तिरिक्का 9 और 3 पचे 15। यह कैसे कटेगा? 7 से कटेगा भाई। 7 से हमने काटा, 7 पचे 35, 7 पचे 35। अब नहीं कटेगा, अब यह नहीं कटेगा। देखिए दिखाई दे रहा है कि नहीं भाई? 35 आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा है, इसको हम जस्ट थोड़ा ऊपर लिखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा 3 तिरिक्का 9, 3 पचे 15। अब यह कटेगा कैसे? हमने काट दिया भाई, कैसे? 5 से काट दीजिए, चाहे 7 से काटिए। 5 सते 35, यहाँ पर निकला कितना? 7। कितना आया भाई? 7 आया। चलिए दिखाई दे रहा है 7 आया। अब देखिए, कहने का मतलब जब 2520 का अभाज्य गुणनखंड 2520 का अभाज्य गुणनखंड हमने किया। देखिए
1 2 3, 3 बार 2 आया है इसलिए 2 घाते 3 लिखा। अब देखिए 3 कई बार आया है, 3 2 बार आया है, गुणे का निशान 3 घाते 2 लिखा। 5 कई बार आया है, 1 बार। 7 कई बार आया है, 1 बार। और चूंकि किताब में दिया गया है, चूंकि 2520 का अभाज्य गुणनखंड किताब में दिया गया है, आपकी किताब में दिया गया है कितना भाई साहब? देखिए 2520 का अभाज्य गुणनखंड किताब में दिया गया है 2 घाते 3 और 3 घाते p गुणे q गुणे 7। यह दिया गया है, यह दिया गया है। देखिए फिर से देख लीजिए 2520 का भाई अभाज्य गुणनखंड हमने किया, इतना पाया। उसके बाद 2520 का अभाज्य गुणनखंड यह 2 3 बार था इसीलिए 2 घाते 3, 3 2 बार था 3 घाते 2, 5 1 बार था 5 1 बार, 7 1 बार था 1 बार हमने लिखा, चूंकि यह प्रश्न में दिया गया है। अब देखिए अगर इसे हम इन दोनों का तुलना करेंगे, इन दोनों का जब तुलना करेंगे 2520 का अभाज्य गुणनखंड यह भी है और 2520 का अभाज्य गुणनखंड यह भी है। जब दोनों से देखिए, दोनों से भाई अतः स्पष्ट है, इस समय स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है? 2 घाते 3 है, 2 घाते 3 है, 3 घाते p है, 3 घाते 2 है, मतलब 3 घाते p 3 घाते 2, माने आधार समान है इनका ना भाई। कहने का मतलब इनका घात भी बराबर होगा, p बराबर 2 होगा। p बराबर, अतः स्पष्ट है कि p बराबर 2 तथा देखिए यहाँ पर 7 है, 7 लिखा, केवल q की जगह 5 है तथा q बराबर 5 होगा। यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर। कहीं आपको अगर कंफ्यूजन में हो तो पूछिए। फिर से देखिए कुल मिलाकर 2500 का भाई 2520 का अभाज्य गुणनखंड किया हमने, इतना पाया। 2 भाई 2 3 बार था, 3 2 बार था, 5 1 बार, 7 1 बार। और किताब में दिया गया था, प्रश्नानुसार प्रश्न में दिया गया था भाई इन्हीं का अभाज्य गुणनखंड किताब में दिया गया था। दोनों का तुलना करेंगे, दोनों का तुलना करेंगे। 2 घाते 3 है, 2 घाते 3 है, ये तो इनका हिसाब किताब बराबर है। यहाँ पर 3 घाते p और 3 घाते 2, इसीलिए p बराबर 2 हुआ। गुणे 5 गुणे q बराबर 5 हुआ और 7 7 बराबर है, इसीलिए कहने का मतलब p का 2 होगा, q का मान 2, यह हुआ। अब अगला प्रश्न देखिए आप, देखिए प्रश्न संख्या अब 8वां के बाद 9वां होगा। प्रश्न आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। कहा गया है कि सिद्ध करो कि कर्णिम 2 अपरिमेय संख्या है तथा दिखाइए 3/कर्णिम 2 भी अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है, 8वां प्रश्न है आपका, 8वां नहीं 9वां है, सॉरी 9वां प्रश्न है आपका, 9वां प्रश्न है आपका। अब देखिए कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कर्णिम 2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। देखिए हमने माना कर्णिम 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कर्णिम 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। माना कर्णिम 2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। कहने का मतलब माना कर्णिम 2 एक परिमेय संख्या है, तब हम लिख सकते हैं क्या? कर्णिम 2 बराबर p/q, जहाँ pq पूर्णांक, जहाँ pq क्या है भाई? पूर्णांक, q not equal to 0 तथा
पी क्यू सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। कहने का मतलब जहाँ पी क्यू पूर्णांक क्यू नॉट इक्वल टू 0 तथा पी क्यू सहअभाज्य संख्या है। क्या है? सहअभाज्य संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, सहअभाज्य संख्या का मतलब पी क्यू में एक जिनका भाई सहअभाज्य संख्या का मतलब जिनका में से एक हो सहअभाज्य संख्या कहलाता है। यानी कि पी क्यू का इस समय में से कितना होगा? एक होगा। यानी कि पी क्यू का पी क्यू सहअभाज्य संख्या है। कहने का मतलब पी क्यू का में से यानी कि HCF एक है। कहने का मतलब जस्ट इन्हीं के उल्टा हम दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? एक नहीं है, इसके अलावा और कुछ है। कहाँ से? देखिए कैसे दिखाएंगे, फिर से जान लीजिए। माना कर्णिम 2 एक परिमेय संख्या है, तब जब परिमेय संख्या है तब इसे हम बटा के रूप में लिख सकते हैं। और जहाँ पी क्यू पूर्णांक क्यू नॉट इक्वल टू 0 तथा पी क्यू सहअभाज्य संख्या है, मतलब पी क्यू पूर्णांक है, पूर्णांक का आपको बता दिया गया है, क्यों हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। पी क्यू सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का मतलब पी क्यू में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। पी क्यू का HCF इस समय एक है। अब देखिए, अब इन्हीं का दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग किया तो स्क्वायर से करड़ी हट जाएगा, कुल मिलाकर 2। यह साइड का स्क्वायर होगा तो पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। अब देखिए, इससे हम क्यू गुणे क्यू लिख सकते हैं। एक क्यू का तिर्यक गुणा करेंगे इधर और 2 का नीचे, तब क्यू बराबर पी स्क्वायर बटा 2Q। अब देखिए, क्यू स्क्वायर है यहाँ पर, इसे हम लिखेंगे क्यू गुणे क्यू। एक क्यू का तिर्यक गुणा 2 के लगे, 2 का इस क्यू के पास आ गया। अब देखिए, यहाँ से स्पष्ट है कि पी स्क्वायर 2 से विभाजित है। देखिए यहाँ से स्पष्ट है, चूंकि पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, चूंकि पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, तब पी भी 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। अगर पी स्क्वायर 2 से भाई कट रहा है तब पी भी 2 से कटेगा, श्योरली कटेगा। कैसे कटेगा? अगर पी के जगह हमने 4 रखा, 4 देखिए 2 से कट रहा है, पी का भाई पी की जगह 4 रखा, 4 तो 2 से कटेगा। अगर स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16, फिर भी 2 से कटेगा। कहने का मतलब स्क्वायर जब कटेगा तो बिना स्क्वायर वाला भी कटेगा। यानी कि स्क्वायर वाला जब कट रहा है 2 से, तो निश्चित है बिना स्क्वायर वाला भी 2 से कटेगा। इसका मतलब यही है, पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, तब बिना स्क्वायर पी का मान भी, इस पर स्क्वायर नहीं है, तब पी भी 2 से विभाजित होगा। यह उदाहरण आपको क्लियर कर दे रहा है। अब देखिए, पी स्क्वायर 2 से विभाजित है भाई, पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, तब पी भी 2 से विभाजित होगा। इसे समीकरण 1 माना। देखिए, अब हम P बराबर माना देखिए यहाँ पर माना P बराबर 2C, चाहे जो मान लीजिए, P बराबर 2C, तब समीकरण 1 से माना P बराबर 2C क्यों माना? अरे भाई ऐसा मानिए जो 2 से कट जाए। क्यों? यही बात है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ लिखे हैं पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, तब पी भी 2 से विभाजित है, इसीलिए पी की जगह 2C माना। चाहे 2M मान लीजिए, चाहे 2K मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखिए माना p बराबर 2c, तब समीकरण है समीकरण 1 से इसका मान समीकरण 1 में रखेंगे। q बराबर p की जगह कितना रखेंगे 2c का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 2q है। अब देखिए अब यहाँ पर हम लिखेंगे q बराबर स्क्वायर 2 दूना 4 c स्क्वायर आएगा और नीचे आ गया 2q। अब 2 से 4 कटेगा तब q बराबर आएगा 2c स्क्वायर नीचे q। अब देखिए q का तिरिया गुणा करेंगे तो q स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर q स्क्वायर और 2 भाई q का इधर गुणा किए तो q स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर हुआ। अब 2 का तिरिया गुणा कर देंगे इधर q स्क्वायर बटा 2। अब यहाँ पर c है c स्क्वायर है, c स्क्वायर का मतलब c गुणे c। अब एक c जब तिरिया गुणा कर कर इसके बटे करेंगे तब c बराबर आ जाएगा q स्क्वायर बटे 2c, q स्क्वायर बटे 2c। इसका मतलब है q स्क्वायर 2 से विभाजित है। देखिए इससे स्पष्ट है। देखिए चूंकि q स्क्वायर चूंकि q स्क्वायर 2 से विभाजित है तब q भी 2 से विभाजित होगा। यानी कि q स्क्वायर जब 2 से कट रहा है तो q भी 2 से कटेगा, विभाजित होगा। और उधर बताया गया था कि p और q में एक के अलावा कोई संख्या ही नहीं है, एक के अलावा कोई संख्या नहीं है। समीकरण 1 से और समीकरण 2 से स्पष्ट हो गया है कि एक के अलावा एक संख्या और है इन दोनों के अंदर जो कि 2 से कट रहा है। देखिए p स्क्वायर में एक संख्या ऐसा है 2 से कट रहा है, q स्क्वायर में एक संख्या ऐसा है 2 से कट रहा है। उधर कहा गया था p q से अभाज्य संख्या है। से अभाज्य संख्या का मतलब कि p q में पी क्यू का एचसीएफ 1 है। लेकिन यहाँ भाई इससे समीकरण 1 और समीकरण 2 से स्पष्ट हो जा रहा है कि 1 के अलावा इनके उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 भी आ रहा है, अतः हमारी कल्पना का विरोधाभास है, यानी कि जो हम माने थे वह गलत है। अतः हमारी कल्पना का विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब जो हम माने थे उसका विरोध किया जा रहा है। अतः हमारी कल्पना का विरोधाभास है, इसलिए करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब एक सवाल इसी में और दिया गया है। कहा गया आपके सवाल में कितना दिया गया है 3/2। 3/2 क्या भाई यह भी अपरिमेय संख्या है। देखिए अब 3/2 में 3 पूर्णांक है, 3 क्या है पूर्णांक है, जबकि करड़ी में 2 जबकि कि हमने नहीं लिखा, लिख दे रहे भाई। जबकि करड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है। इसलिए 3/2 क्या होगा एक अपरिमेय संख्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी।
यानी कि 3/2 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि कर्डिम 2 स्वयं अपरिमेय संख्या हमने सिद्ध किया। 3 एक पूर्णांक है। किसी अपरिमेय संख्या में कोई भी संख्या जोड़ा जाए या घटाया जाए या भाग दिया जाए, सदैव अपरिमेय संख्या ही बनती है। यह सवाल नंबर 9 था। अब सवाल नंबर 10वां देखिए आप। सवाल नंबर आपका है 10वां। सवाल आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा कि संख्याओं 55 और 210 का मैसक ज्ञात कीजिए तथा प्राप्त मैसक को 55 और 210 के रैखिक संयोजन के रूप में व्यक्त कीजिए। अर्थात ए और बी के कुछ मानों के लिए 55 और 210 का एचसीएफ 210 ए धन 55 बी के बराबर है, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। किताब में दिया गया है आपके, देखिए सवाल नंबर 10 है आपका। सवाल नंबर 10 दिया गया है आपका। इसमें किताब में है प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्नानुसार प्रश्न में दिया गया है, क्या दिया गया है, एचसीएफ किसका दिया गया है भाई, 55 और 210 का किसके बराबर है, 210 ए धन 55 बी। यह किताब में दिया गया है 55 बी। इसे समीकरण 1 मान लिया हम। अब देखिए इसे समीकरण 1 मान लिया हम। अब देखिए सर्वप्रथम तो हम भाई 55 और 210 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आप जानते हैं, सर्वप्रथम बड़ा और छोटा पहचानेंगे, जो छोटा है उसी से भाग दिया जाता है। जैसे 55 से भाग देंगे, 55 से भाग देंगे तो 210 में जब भाग देंगे तो देखिए 55 दूना 110, 55 तिहैया होगा, 55 तिहैया 3 पचे 15 और 3 पचे 15 116 और 4 बार ले जाते तो ज़्यादा हो जाता, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 भाई 210 भाई 220 हो जाता। अब घटाएंगे इसे हम, 5 आएगा यहाँ पर, एक उधार लिया फिर भी 5 आए भाई, एक यहाँ पर उधार लिया 10 हुआ, 10 में 5 गए 5, यहाँ पर 10 बचा, 10 में से 6 निकालेंगे 10 में से 6 निकालेंगे 4, यहाँ बच्चा क्या भाई, कट कुट। अब देखिए 45 से भाग देंगे 55 में, 55 जब भाग देंगे 45 से, देखिए 45 इक्का 45, 0 आ गया 1 आ गया। फिर 10 से भाग देंगे 45 में, यह सीएफ आपको बताया गया है 10 चौक 40, फिर घटाएंगे तो 5 आएगा, 5 से भाग देंगे 10 में, तब 5 दूनी 10 आ गया, शेषफल 0 आ गया। देखिए इसलिए 5 से भाग देने पर शेषफल 0 आया। देखिए 5 से भाग देने पर 0 आया, लिख दीजिए अतः एचसीएफ 55 और 210 का कितना होगा, 5। पता चल गया भाई एचसीएफ 55 और 210 का कितना होगा, 5। अब देखिए 5 गया, 5 यहाँ निकालेंगे, इसे तोड़ेंगे, यह जो यह बन गया यह व्यवस्था, इससे ऐसा किए जिस इस रूप में आ जाए, एचसीएफ 55 200 का 55 और 210 का एचसीएफ एक रख लेंगे 5 है, जिससे 5 आ रहा है, 5 एक साइड में रख लेंगे और बाकी सबको एक साइड में रखेंगे और तोड़ के ऐसे रूप में बनाना है। अब जैसे यहाँ देखिए 5 यहीं आ रहा है, 5, और आप जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाज्य इसमें 45 होगा, चूंकि आप जानते हैं भाज्य बराबर भाजक भागफल धन शेषफल, यानी कि 45 भाज्य बराबर भाजक, देखिए यहाँ से हम ले आ रहे हैं, 5 यहीं से आ रहा है, भाज्य बराबर भाजक, भाजक का मतलब इस समय 10 से भाग दिया गया था, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, 5 आया, 5 को एक साइड करेंगे, इस साइड करेंगे। अब देखिए
तब आ जाएगा भाई 5 को यहीं पर और 10 माइनस देखें 10 याद 45 माइनस 10 गुणे 4 बराबर 5। चाहे इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं 5 बराबर 45 माइनस 10 गुणे 4। कहीं परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए किसी तरह से इनका सहारा लेकर अभी तक हमने इनका उपयोग किया, यहाँ से लेकर इनका उपयोग किया हमने। अब देखिए अब यही अब 10 आपको धीरे धीरे 210 ले आना है 55, 210 और 55। अब देखिए हम 10 के जगह लिख सकते हैं 55 माइनस 45, 55 माइनस 45, 5 बराबर 45 अपने जगह है। 10 के जगह लिख सकते हैं 55 में से अगर हम 45 घटाएंगे तो 10 ही आएगा ना भाई, और गुणे 4। देखिए 55 में से 45 निकालेंगे 10, 4 अपने जगह है, कोई दिक्कत नहीं। 4 का अंदर गुणा करेंगे, 4 का अंदर गुणा करेंगे तो 45, और 4 का अंदर गुणा करेंगे, माइनस का भी अंदर गुणा करेंगे तो माइनस 55 गुणे 4 माइनस माइनस से प्लस 45 गुणे 4। अब देखिए यहाँ पर एक खिनी 45 है, एक खिनी 45, यहाँ समझ लीजिए कि 4 ठिनी 45, जब जोड़ेंगे 5 ठिनी 45 हो जाएगा। कहने का मतलब 45 गुणे 5 हो जाएगा माइनस 55 गुणे 4। कहीं परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। देखिए फिर एक बार, अब इसी को हम जोड़ लिया, यहाँ पर 4 ठिनी 45 था, यहाँ पर 1 ठिनी 45 या 5 45 कहा जाता है, 5 ठिनी 45 चाहे 5 गुणे 45। अब देखिए आपको उत्तर में देख लीजिए 210 और 55 बी की आवश्यकता है, यानी कि 55 तो आ गया, 45 फालतू है, 45 को हम हटाएंगे, 45 बराबर यहाँ से सेट करेंगे। अब देखिए 45 यहीं से सेट करेंगे, आप जानते हैं भाज्य बराबर, चूंकि आप देख रहे हैं 210 बराबर हम लिख सकते हैं भाज्य बराबर, भाजक इस समय 55 है, भाजक गुणे भागफल धन शेष फल कितना 45 आ गया। देखिए अब इसी में अब 45 का मान निकालेंगे, इससे इसमें रख देंगे, 45 का मान निकालेंगे 210 माइनस 55 गुणे 3 आएगा, 5 अपने जगह है। अब 45 की जगह इससे मान निकालेंगे, यह सब चीज़ यहाँ साइड लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा। 45 की जगह लिख सकते हैं 210 माइनस 55 गुणे 3, 45 की जगह इतना लिखा हमने। अब यह भाई इसके बाद हमने कोष्टक लगाया, गुणे 5 यह लिखा हमने, और माइनस 55 गुणे 4। कहीं परेशानी हो तो पूछ लीजिए आप। फिर से देखिए हमने केवल 45 का मान इससे निकाला, 45 को भाई दाएं साइड इस दोनों को अगर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। 210 माइनस 55 गुणे 3, 210 माइनस 55 गुणे 3 ही होता है, और 45 की जगह यही चीज़ हमने पुट कर दिया है, और 5 अपने जगह है, माइनस 55 गुणे 4 अपने जगह है। अब इनका अंदर गुणा करेंगे, अंदर जब गुणा करेंगे 210 में 5 का गुणा करेंगे तो आएगा 210 गुणे 5। गुणा नहीं करना है, क्यों? उत्तर आपको देखिए 210 ए दे रहा है, माने 210 आपको बचाना है, तब तुलना करेंगे आप सब। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, माइनस 55 गुणे 15 और माइनस 55 गुणे 4। अब यह जोड़ेंगे, देखिए 5 यह है, 210 गुणे 5, यहाँ देखिए 15 ठिनी 55 है माइनस के रूप में, 4 ठिनी 55 है माइनस के रूप में, यह जुट जाएगा 15 4 19 ठिनी हो जाएगा, 55 गुणे 19। अब देखिए इक्वेशन इसे 1 माना तो इक्वेशन इसे 2 मान लीजिए, 2 माना। अब देखिए 1 और 2 से, 1 और 2 से, देखिए 1 2 से स्पष्ट है, 1 2 से
स्पष्ट है कि, यानी कि तुलना करेंगे। तुलना कैसे करेंगे? इनका एचसीएफ 5 है, इन्हीं का एचसीएफ कितना निकाले थे? 5। यह 5 और यह 5, बायां पक्ष बराबर है, तब दायां पक्ष का तुलना करके बराबर किया जाता है। यानी कि 210, दाएं पक्ष 210 है, 210 के भाई बगल 210 गुणे 5, वहाँ 210 गुणे ए बराबर कितना होगा? 5। ए बराबर 5 निकला। अब इधर देखिए माइनस है इधर, लेकिन वहाँ पर प्लस, यहाँ पर अगर प्लस करेंगे तो हो जाएगा यहाँ -19 हो जाएगा। कहने का मतलब देखिए, इसी को अगर दिक्कत हो तो एक लाइन और हम सेट कर दे रहे हैं। देखिए 5 बराबर 210 गुणे 5, यहाँ पर प्लस किया, 55 गुणे -19 कर दिया, -19। अब समझ लेंगे आप, -19 का मतलब b बराबर कितना होगा भाई? -19। b बराबर कितना होगा? तुलना करेंगे, 55 अपनी जगह है, b की जगह क्या है? -19। b बराबर -19, यही ए और b का मान है। बहुत बढ़िया सवाल है, बोर्ड के परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सवाल नंबर 10वां था, अब सवाल नंबर 11 हम बताएंगे आपको। देखिए सवाल नंबर आपका है 11 नंबर। 11 नंबर कहा गया है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए 5q + 2 या 5q + 3 के रूप का नहीं हो सकता है। कहा गया है कि नहीं हो सकता है। माना कोई धनात्मक पूर्णांक है। देखिए सवाल नंबर है आपका कैसरा भाई? ये 11 है, यानी कि 11 नंबर है आपका। माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है तथा देखिए अगर तुलना करेंगे सवाल से, q के बगल 5 दिया गया है, इसीलिए तथा b बराबर 5 लेंगे, क्योंकि q के बगल आप देख रहे हैं सवाल में 5q + 2 दिया गया है और 5q + 3 के रूप में, यानी कि q भाई के बगल कितना दिया गया है? 5 दिया गया है। इसीलिए जब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार से a बराबर bq + r, a बराबर bq + r के अनुसार से सेट करेंगे तो q बार भाई q के बगल 5, q के बगल b होता है। आप जानते हैं a बराबर bq + r, यानी कि b बराबर कितना होगा? 5। अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करेंगे। माना कोई धनात्मक पूर्णांक ये है, तब b बराबर भाई, तब b बराबर 5 होगा। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बताया गया है आपको भाई, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आपको बताया गया है कि a बराबर bq + r। q तो सवाल के रूप में सिद्ध करना है, इसलिए q न लेकर कोई पूर्णांक b के, देखिए b के जगह हमने 5 रखा और q के जगह हमने m रख दिया + r, जहां r का मान 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है, लेकिन b से छोटा होता है। b का मतलब 5 से छोटा होगा। अब देखिए इसे समीकरण हमने 1 मान लिया, समीकरण 1 मान लिया। अब देखिए कहीं परेशानी हो तो पूछ लीजिए, कहीं परेशानी हो तो पूछिए। माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है तथा b बराबर 5 होगा। क्यों? क्योंकि सवाल में q के बगल 5 दिया था। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लगाएंगे तो a बराबर 5m + r।
अब जहाँ आर का मान आप जानते हैं 0 से बड़ा होता है या बराबर, लेकिन 20 से छोटा, 20 से छोटा का मतलब बी के जगह तो 5 है, तो 5 से छोटा। अब आर का मान यानी कि आर बराबर कितना होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। 5 से छोटा क्या गया है, 4 तक लेंगे। अब यही रखेंगे समीकरण 1 में। देखिए जब आर बराबर 0 तब समीकरण 1 से आर की जगह 0 रखेंगे समीकरण 1 में, तो ए बराबर आ जाएगा 5m + 0। अब इनका वर्ग करेंगे, क्योंकि सवाल में कहा है वर्ग करने के लिए। सवाल में वर्ग करने के लिए कहा गया है कि वर्ग कीजिए। क्या 5q + 2 या 5 कुछ दिया है उनके भाई, उनके रूप में लिखा जा सकता है या नहीं, हमसे पूछा गया है। अब इसीलिए इनका वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर a² हो जाएगा, यहाँ पर 5, देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और m का स्क्वायर करेंगे तो m। आपके सवाल में पूछा गया था, देखिए 5q + 2 या 5q + 3, 5q + 2 या 5q + 3 के रूप में लिखा जा सकता है या नहीं। अब देखिए a², अगर हमने a² बराबर यहाँ पर दिया गया है, इसी को हम लिख सकते हैं 5 और 5m²। अब देखिए इसका गुणा करेंगे तो यही आएगा 25m²। अब यहाँ जहाँ q बराबर इस समय 5m² हमने माना, q की जगह 5, भाई जहाँ 5m² है यहाँ पर q रखेंगे तो a² बराबर आ गया कितना, 5q। a² भाई किसी पूर्णांक का वर्ग 5q के रूप का होता है। आपकी किताब में कहा गया था, हम लिख दे रहे हैं 5q + 2 या 5q + 3, ऐसे होना चाहिए। 5q + 2 या 5q + 3 के रूप का नहीं है, आपसे पूछा गया था। अब हम बता रहे हैं, एक ही ने हल किया, नहीं आया ऐसा। अब दूसरा, जब r बराबर 1 तब समीकरण 1 से r बराबर 1 तब समीकरण 1 से, समीकरण 1 में r की जगह 1 रखेंगे तो ये बराबर निकलेगा 5m + 1। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो a² बराबर इनका वर्ग करेंगे 5m - 1 होल स्क्वायर। अब देखिए इनका वर्ग खोलेंगे, 5m 25 हो जाएगा और m² हो जाएगा +1 हो जाएगा +2ab यानी कि 10m आएगा, 10m आ गया। अब इसके देखिए, अब इसमें से इन दोनों में से अगर हम 5 कॉमन लेंगे तब a² बराबर हम लिख सकते हैं, 5 कॉमन लिया हमने, 5m 25 माने 5m² प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2m और +1। इसके जगह अगर हम q माना, कितना माना, q, तब a² बराबर हो गया 5q + 1, जहाँ q बराबर 5m² + 2m है। अब देखिए फिर भी इसके रूप के नहीं आया, 5q + 2 या 5q + 3। अब देखिए, अब जब r बराबर 2 तब समीकरण 1 से, अब जब r बराबर 2 रखेंगे, जब r बराबर 2 तब समीकरण 1 से 1 में रखेंगे, एक आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, a बराबर r के जगह हमको कितना रखना है, 2, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, a² बराबर 25m² हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा और 2ab 5 दूनी 10, 10 दूना 20m आएगा। अब दोनों में इसमें से 5 कॉमन लेंगे, क्योंकि 5q के रूप में बनाना है हमें,
5Q टाइप बनाना है, 5Q + 2 या 5Q + 3, इसीलिए 5 कॉमन भाई ले रहे हैं हम। देखिए A² बराबर 5 कॉमन लिया, इसमें से तो 5m² होगा और यहाँ से 5 चौका 4m होगा और धन 4 है, इसको हमने Q माना, तब A² बराबर 5Q + 4 इसके रूप में नहीं आया। हमसे कहा गया था क्या भाई किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 5Q + 2 या 5Q + 3 के रूप का नहीं हो सकता है। अभी तो हमने 3 ठन हल किया, बिल्कुल नहीं आ रहा है। अब देखिए जब r बराबर हमने 2 रखा था, जब r बराबर 3 तब समीकरण 1 से, तब समीकरण 1 से समीकरण 1 में रखेंगे, r की जगह 3 रखेंगे तो a बराबर समीकरण 1 उधर है 5m + 3। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। क्यों वर्ग करेंगे? सवाल में कहा गया है वर्ग करने के लिए। तब ये स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5m 25m², 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 2ab का मतलब 5 यहीं 15 दूना 30 यम आ जाएगा। अब इसमें से जब हम 5 कॉमन लेंगे, इसी को हम सेट कर सकते हैं, देखिए 9 को तोड़ दिया भाई, A² 25m² धन 30m, 9 को लिखा 5 + 4, इतने में तो 5 मिल रहा है कॉमन ना भाई, इसी में से 5 कॉमन लेंगे तो A² बराबर 5 कॉमन लिया तब 5m² हो जाएगा। यहाँ पर 5m² + 5 छक यानी कि 6m + 1 हो जाएगा और +4। अब इतने को हम क्या मानेंगे? क्यों माना, इतने को क्यों माना, लेकिन आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए भाई। अब इसे हम देखिए थोड़ा रफ कर दे रहे हैं। देखिए अब हम बताएंगे जो कि हर एक समीकरण में अभी इसके रूप का नहीं आ रहा है, अब इतने की जगह हम क्या मानेंगे भाई? जब हम माना Q तब A² बराबर आ जाएगा आपका 5Q + 4, जहां Q बराबर आपको लिखना है 5m² + 6m + 1, 5m² + 6m + 1। अब देखिए यह भी नहीं मिला, जब r बराबर 3 रखा, अब जब r बराबर 4 तब समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमने आया आपको, लेकिन आप जानते हैं a बराबर कितना भाई 5m + r की जगह 4 रखेंगे, 4 वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग क्यों करेंगे? सवाल में कहा गया है। A² बराबर आ जाएगा 5m 25m² + 4 चौक 16 आ जाएगा + 2ab 5 चौका 20, 20 दूना 40m आएगा। अब इसी को हम लिख सकते हैं 25m² + 16 को लिख सकते हैं 15 + 40m, और 16 था इसलिए एक बगल में लिखा हमने। इतने में से देखिए मिल रहा है कॉमन 5। A² बराबर 5 हमने कॉमन लिया, तब यहाँ पर 5m² बचेगा, 3 आएगा और यहाँ पर 5 से भाग देंगे, 5 8 40 होता है, इसलिए m + 1। इसी को हम क्यों मानेंगे? A² बराबर 5Q + 1, जहाँ यही लिखेंगे Q बराबर कितना लिखेंगे भाई? 5m² + 3 + 8m, 8m लिखा हमने, कितना लिखा? 8m लिखा।
8m लिखा। अब देखिए, अतः स्पष्ट है हमने हमारा उत्तर कहा गया था कि क्या हमारा आंसर कहा गया था कि 5q+2 या 5q+3 के रूप का नहीं हो सकता। 5q+2 या 5q+3 के रूप का नहीं हो सकता। हमने हल किया, जब r बराबर 0 रखा, जब r बराबर 0 रखा फिर भी नहीं मिला 5q+2 या 5q+3 के रूप में। जब r बराबर 1 रखा फिर भी नहीं मिला। जब r बराबर 2 रखा तब फिर भी नहीं मिला वह रूप 5q+2 और 5q+3। और जब r बराबर हमने 3 रखा नहीं मिला, 4 रखा फिर भी मिला। देख रहे हैं, अतः ये जवाब देंगे। अतः किसी भी धन का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक वर्ग 5q या 5 रूप का नहीं हो सकता। किसी भी धनात्मक पूर्णांक, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 5q+2 या 5q+3 के रूप का नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। यह आपका जवाब है। थोड़ा लंबा सवाल, बढ़िया सवाल। आपने r बराबर हमने देख रखा 0, 1, 2, 3, 4 और 4 भाई 5 बार रखा, लेकिन एक भी बार ऐसा रूप नहीं बना। यही हमसे पूछा गया था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इस रूप का होता है। आप कहेंगे कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 5q+2 या 5q+3 के रूप का नहीं हो सकता है। अब देखिए अगला सवाल। सवाल नंबर आपका देखिए अब 12 नंबर है भाई। सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12 है। देखिए, कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि किन्हीं 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों में से 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों में से एक पूर्णांक 3 से अवश्य ही विभाज्य होना चाहिए। 3 पूर्णांक दिया गया है धनात्मक, 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों में से एक पूर्णांक 3 से अवश्य विभाज्य होना चाहिए। बहुत बढ़िया सवाल बनाया है। अब देखिए, माना 3 क्रमागत धन पूर्णांक, माना 3 क्रमागत धन पूर्णांक, माना 3 क्रमागत धन पूर्णांक n+1 n+2 है। माना 3 क्रमागत धन पूर्णांक n+1 n+2 है। अब देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कहा गया है कि 3 से अवश्य विभाज्य हो। भाई विभाजित है। विभाजन प्रमेय से b बराबर कितना है 3। तब आप जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a बराबर bq+r होता है। b क्या है भाई, आपको बताया गया है कि यूक्लिड भाई भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन से, भाई भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है। इसी का तुलना करते हुए हमने b का मान 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, b बराबर 3। तब a बराबर इसके अनुसार से a बराबर कितना 3q या 3q+1 या 3q+2 होगा।
3q+2 होगा। अब देखिए, यदि यही n बराबर, यही a बराबर जो 3q दिया गया है, a बराबर 3q, यदि इसमें जो संख्या दिया गया उसमें रखें, संख्या दिया हो तो क्या हो, संख्या दिया जाए क्या होगा। देखिए, अब यदि n बराबर, यदि n बराबर 3q लेंगे तो 3q, n के जगह 3q लेंगे तो n बराबर 3q, जो 3 से विभाज्य है, जो 3 से विभाज्य है। यदि बारी बारी से सब लिया जाएगा, यदि यही चीज़ n की जगह, यदि n बराबर 3q, जो भाई उसमें रखेंगे n के जगह 3q, जो q 3 विभाज्य है। अब e के जगह सी वाई से आपको सेट करना है, यह सेट है या यह सेट करना है, 3 विभाजित की नहीं। यदि देखिए, यदि n बराबर 3q+1, यदि n बराबर 3q+1, तब 1 किस में रखेंगे, अगले वाले में, तब n+2 बराबर, देखिए इसमें सेट करेंगे, तब n के जगह हमने रखा 3q+1 और 2 है अपने जगह। अब देखिए 3q 2 1 3, यह 3 से विभाजित है, जो 3 से विभाजित है, जो 3 से विभाजित है, जो 3 से विभाजित है। अब बचा है एक n+2, भाई 2 वाला सेट कर दिए। यदि n बराबर 3q+1 रखा, n बराबर 3q रखा, अब एक वो बचा है n बराबर 3q+2, यदि n बराबर 3q+2, तब अब किस में रखेंगे, तब n+1 बराबर, n के जगह इतना सेट करेंगे, 3q+2 रखा, एक और +1 है, यह जोड़ेंगे तो 3q+3, यह भी देखिए जो 3 से विभाजित है। अब लिख देंगे, अतः n+1 और n+2, n+1 या n+2 भाई किसी भी संख्या के लिए 3 से विभाजित होगा, यही पूछा गया था। देख लीजिए, सिद्ध कीजिए कि किन्हीं 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों में से कि भाई एक पूर्णांक 3 से अवश्य ही विभाजित होना चाहिए। अतः n+1 n+2 में केवल एक 3 से अवश्य विभाजित होगा। 3 भाई निश्चित है, अतः n+1 n+2 और n+1, चलिए मिटा दे रहे हैं भाई, n+1 और n+2 में केवल एक 3 से अवश्य विभाजित होगा। यानी कि यह सवाल नंबर 12 था। बहुत बढ़िया सवाल है यह सवाल। अब देखिए अगला सवाल आप